नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आज तारीख है 18 अप्रैल और कल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है 4 लोकसभा क्षेत्रों में। तो देखिए, आज रत जगा करना होगा उम्मीदवारों को, पार्टियों को, क्योंकि आज की रात कयामत की रात है और इसकी कोशिशें कि किस तरीके से वोटरों को दिग्भ्रमित कर दिया जाए, कौन सी झूठी खबर परोस दी जाए, प्रयास दिन में ही आज 18 अप्रैल को ही प्रारंभ हो गया था। बीजेपी वालों के तो होश ही उड़ गए जब एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल किया गया जिसमें कहा गया कि नहीं चाहिए पिछड़ी जाति का वोट। तो ये कहां कहा गया, कहां फर्जी पोस्ट वायरल हुआ और बीजेपी को कैसे स्पष्टीकरण देना पड़ा। फिर देखिए, हम चर्चा करेंगे कि मधेपुरा में तेजस्वी यादव के होश उड़ गए। पहले से ही हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि वहां आरजेडी के उम्मीदवार कमजोर हैं। उम्मीदवार कौन है, मधेपुरा के लोग ही गूगल बाबा पर सर्च कर रहे थे, जो देश के कई दूसरे हिस्सों में रहते हैं। दरभंगा में बीजेपी वालों के भी होश उड़े। गोपाल जी ठाकुर का नामांकन सभा था। महबूब अली कैसर, जो खगड़िया के मौजूदा सांसद हैं, वे आरजेडी में शामिल हो गए। पशुपति पारस और प्रिंस राज दोनों को आज चिराग पासवान की मां रीना पासवान का ख्याल आया और दोनों ने उनके समर्थन में खूब बातें की। फिर देखिए, झंझारपुर की चर्चा करेंगे जहां गुलाब यादव ने वीआईपी का खेल बिगाड़ दिया। तो देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उस फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट की जिसने बीजेपी को नाको दम कर रखा है। तो देखिए, कल औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है। हम अपने वीडियो एडिटर को कहेंगे कि जो बीजेपी ने जारी किया है वह भी दिखा दें, मेरे पास तो है ही, कि औरंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार है सुशील कुमार सिंह। उनके नाम से एक फेसबुक या ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट दिखाते हुए, जो बिल्कुल गलत है, एक पोस्ट क्रिएट किया गया और उसे वायरल किया गया। और यह इतना घटिया कि पूछिए मत। कोई उम्मीदवार ऐसा कभी कही नहीं सकता है। सुशील कुमार सिंह तो समझदार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यह आग लगाने वाला फर्जी पोस्ट। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया। सुशील कुमार सिंह का फर्जी पोस्ट, फिर से हम कर रहे, फेक, जाली, बस दिग्भ्रमित करने की कोशिश। तो कहा यह गया, हर बार की तरह पहनेंगे ताज, करेंगे राज, नहीं चाहिए पिछड़ी जाति का वोट, कोई भी हो, कोयरी कुम्हार अहिर दुसाद चमार। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि यह पोस्ट यदि आपने कहीं पढ़ा है तो यह फर्जी है। बीजेपी ने भी फैक्ट चेक किया है और इसे फेक न्यूज पाया है, वार्निंग जारी की है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, आपने भी यह देखा बिल्कुल कि क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी और भिखूभाई दलसानिया, जो सब प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है ज्ञानेश्वर जी कि यह फेक है पूरी तरह से, और कोई भी जो इसको गढ़ा है जी, इसको गढ़ करके इतना बढ़िया बनाया है, गढ़ करके। और देखिए उसमें क्या लिखा है, फिर एक बार मोदी सरकार, बिल्कुल यह भी लिखा है, अब की बार 400 पार जी, यह भी लिखा है, सी इनसाइड एंड एट। हाँ, खैर वो तो लिखा होता है। ये बने, ये चीज लिख करके, इतनी बड़ी बात, सुशील कुमार सिंह का नाम लिख करके, उनका फोटो लगा करके, यह फेक बनाया हुआ है ये। और हाथ जोड़ता हुआ वो उनका है यह। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की तरफ से इसका खंडन किया गया है और वार्निंग, फेक न्यूज है ये। और सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया के निर्देश पर सुशील कुमार सिंह के वोटर को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो गलत न्यूज फैलाया जा रहा है, उसको पार्टी द्वारा चेक करने के बाद यह पाया गया कि यह न्यूज फेक, गलत है और पार्टी इसकी पुष्टि करती है। तो देखिए, ये बीजेपी ने पुष्टि की। और हमने देखिए क्यों कहा कि आज कयामत की रात है, आज अलर्ट रहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल होते हैं, ऑडियो वायरल हो जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं। मुझे 2019 का चुनाव भी, लोकसभा चुनाव याद है रवि सर। खगड़िया में मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव ठीक जा रहा था, जीत हार अलग चीज है, लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले एक ऐसा ऑडियो क्लिप वायरल हो गया जो बाद में मालूम हुआ चुनाव खत्म होने के बाद कि वह फर्जी था, बनाती था, जिसने मुकेश सहनी का सारा काम ही बिगाड़ दिया।
यादव जो है उत्तेजित हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से यह पोस्ट भी जो फर्जी लिखा गया, फर्जी तैयार किया गया कि हर बार की तरह पहनेंगे ताज, करेंगे राज। देखिए सुशील कुमार सिंह 18 वर्षों से सांसद हैं, 3 बार से एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन सुशील कुमार सिंह, और वहां मुकाबला भी है, हम यह भी कह रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है और यह विपक्ष का काम होता है। तो हर बार की तरह पहनेंगे ताज, करेंगे राज, नहीं चाहिए पिछड़ी जाति का वोट, कोई भी हो, कोयली, कुम्हार और दुसाध चमार। तो देखिए यह फर्जी है, दिग्भ्रमित मत होइएगा। आपको जिसे वोट देना है, वोट आपका है, आप जिसे चाहते हैं वोट दीजिए, अपने मन से दीजिए। इस फर्जी पोस्ट से प्रभावित नहीं होइए और इसे सच मत मानिए। ठीक है जी, यह किसी शरारती तत्व का भी जी। और देखिए ये हमारी मतलब जवाबदेही है कि जो गलत है उसे गलत बताया जाए। ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। मधेपुरा में आज आरजेडी के उम्मीदवार प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप का नामांकन था, लेकिन रवि सर खबर ये आ रही है कि बहुत कमजोर नामांकन हुआ। हमने मधेपुरा में 3 बड़े पत्रकारों से बातचीत की और हमने पूछा कि देखिए पहले दिनेश चंद्र यादव और आज आरजेडी के उम्मीदवार प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप का नामांकन, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं। लोगों ने कहा कि देखिए भले कहते हो कि मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, इस तरीके से तो मधेपुरा तेजस्वी यादव का होना चाहिए, लेकिन दोनों में फर्क इतना कि आसमान और जमीन का फर्क। तो यह गड़बड़ स्थिति आरजेडी के लिए। निश्चित रूप से देखिए प्रोफेसर चंद्रदीप आपने पहले ही कह दिया इंट्रोडक्शन में कि गूगल बाबा पर लोग खोज रहे हैं। हाँ, कि हैं कौन। उनके पिताजी की छवि थी, उनके पिताजी की पहचान थी, लेकिन वो बात 30 साल पुरानी हो गई। ये पटना में कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर और गए हैं लड़ने। बिल्कुल, तो वही अब इस परिस्थिति में निश्चित रूप से अब तेजस्वी के ये उम्मीदवार हैं और वही जो रोम पोप का और मधेपुरा गोप का वह कहावत भी है, वह मजबूत कहावत है। हाँ। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए जिस तरह से भीड़ नहीं उमड़ी, मतदाता नहीं दिखे, तो यह स्पष्ट संकेत। आज तेजस्वी यादव भाषण कर रहे थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोग कह रहे तेजस्वी यादव नाराज हो गए। तेजस्वी यादव पहुंच गए वहां समय के मुताबिक और उम्मीदवार ही गायब थे। बिल्कुल, उम्मीदवार देरी से नामांकन का पर्चा भरने गए थे। तो तेजस्वी यादव ने अपने भाषण को भी संक्षेप किया और इस तरीके से देखिए जब मधेपुरा में स्थिति गड़बड़ होगी, देखिए इसीलिए शायद तेजस्वी यादव पप्पू यादव को वहां भेजना चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि हमने तो सर्वस्व दे दिया पूर्णिया को। तो मधेपुरा में उम्मीदवार नहीं खोज पाए और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मधेपुरा की सीट जो है आरजेडी ने जेडीयू की थाली में परोस दी है। बिल्कुल, यह परोसा हुआ ही दिखाई पड़ रहा है जो स्थिति बन रही है। अब देखिए तेजस्वी जो है तो अब आरजेडी में उनसे बड़ा तो कोई नेता नहीं है, वही घूम रहे हैं, वही भीड़ को मोबिलाइज कर रहे हैं, वही जनता के लिए वोट मांग रहे हैं अपने। और जब उनकी सभा में कुर्सियां खाली पड़ जाए, अब मधेपुरा में, और देखिए हम जब मधेपुरा बात कर रहे थे, 3 बड़े पत्रकारों से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि देखिए वहां पार्टी के भीतर भी बहुत अंतर्द्वंद है। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जो बिहार में शिक्षा मंत्री थे, महागठबंधन की सरकार में मधेपुरा के विधायक हैं, उनकी पटरी, उनका मेल जो मधेपुरा आरजेडी के अध्यक्ष हैं जिनका नाम जयकांत यादव है, उनके साथ नहीं बैठता है। बिल्कुल, तो यह अंतर्द्वंद भी, यह भीतरगात भी, तो दिखाने के लिए दोनों एक है चुनाव के समय में, लेकिन चंद्रशेखर और जिला अध्यक्ष जयकांत यादव में मेल नहीं है। जयकांत यादव के जो पहले अध्यक्ष थे देव किशोर यादव, वे चंद्रशेखर के आदमी थे। बिल्कुल, और चंद्रशेखर इस बात से खपा रहे कि उनके आदमी को हटाकर जयकांत यादव को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सारे अंतर्द्वंद, इतने सारे भीतरगात, और ऊपर से एक ऐसा उम्मीदवार जिनके बारे में जानने को गूगल बाबा को पूछना पड़े, गूगल बाबा भी ना बताए। बिल्कुल, तो यह तो विचित्र स्थिति है। हाँ, देखिए वहां पर संगठन में ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि संगठन के एक पक्ष जो है सो प्रोफेसर चंद्रशेखर के चाहते थे कि वो बने, उनके आदमी को नहीं बना के दूसरे को बना दिया गया। तो यह एक तो है। और दूसरा बात ज्ञानेश्वर जी की, आप वहां आज अब नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में भीड़ नहीं जुट पा रही है, तो ये तो स्पष्ट संकेत है कि मैंने क्या होने जा रहा है। लोगों ने माप लिया ना कि दिनेश चंद्र यादव, देखिए दिनेश चंद्र यादव ने भी यह मानकर, देखिए उस लोकसभा क्षेत्र के एक जेडीयू के वरिष्ठ विधायक ने, बहुत ही वरिष्ठ विधायक ने, उन्हें इस बात की कसक रही कि दिनेश चंद्र यादव ने फोन करना तक मुनासिब नहीं माना। एक दिन पहले, नामांकन के एक दिन पहले फोन किया, बस औपचारिकता पूरी कर ली, और दिनेश चंद्र यादव मानकर बैठ गए हैं
कि मैं तो जीत ही गया, तेजस्वी यादव ने मेरी मदद कर दी, उम्मीदवार ऐसा दे दिया। देखिए अब इस परिस्थिति में अब उनको मदद करने की माने अब उनको चाहिए भी नहीं जी, जो जितना उनका बना बनाया है, एनडीए के उम्मीदवार हो गए हैं। हाँ। अब उनको कोई परेशानी भी नहीं है, वो आराम से कंफर्ट विन है वहां जी एकदम। उसमें अब जो आज की जो सभा हुई ज्ञानेश्वर जी, उसके बाद जो भीड़ नहीं आया, तो अब उनको कुछ और क्या चाहिए। ठीक आप बोल रहे हैं कि थाली में परोस करके मिल गई है जीत उनको आरजेडी की। पत्नी मेयर का चुनाव हार गई थी, लेकिन स्वयं सांसद बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तेजस्वी यादव की कृपा हो गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिए ये बात तो मधेपुरा की हुई। अब दरभंगा की चर्चा करते हैं। देखिए दरभंगा में आज बीजेपी की फजियत हो गई। आज बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का नामांकन था। सम्राट चौधरी गए हुए थे, विजय सिन्हा गए हुए थे, मतलब दोनों डिप्टी सीएम, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद आए। लेकिन गोपाल जी ठाकुर की सभा में भी भीड़ गायब थी। बिल्कुल। तो क्या गोपाल जी ठाकुर के प्रति वहां एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए वे क्षेत्र में कम दिखे हैं। नाराजगी की खबरें मेरे पास आती रहती थी कि वे सुस्त रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, कमजोर हैं। वहां आरजेडी के प्रत्याशी ललित यादव हैं। तो गोपाल जी ठाकुर के प्रति उदासीनता, इसे भी नोटिस करना पड़ेगा बीजेपी को कि मोदी के नाम पर ही गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे या उनका भी कुछ है। नहीं देखिए निश्चित रूप से वहां पर दरभंगा में ललित यादव जो आरजेडी और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं वो मजबूत हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत लगातार जब से वो है। लेकिन मोदी से लड़ना, हाँ मोदी से लड़ना, हाँ, यह बात सही गोपाल जी ठाकुर से नहीं लड़ना, गोपाल जी ठाकुर से नहीं, नरेंद्र मोदी से लड़ना है। लेकिन यह जो हम लोग जैसे मधेपुरा की बात की ज्ञानेश्वर जी, तो यहाँ पर भी आज ठीक नॉमिनेशन दरभंगा में भी था और गोपाल जी ठाकुर की सभा में उस तरह से भीड़ नहीं आई। तो यह कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है, ये सांसद के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, यह समर्थन नहीं है। बिल्कुल हाँ ठीक है, मोदी के नाम पर वोट कर देंगे बिल्कुल, लेकिन सांसद के बारे में देखिए मोदी ने एक बार कहा भी था कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपने सांसदों से मुखातिब थे कि आपने मेरे नाम के अलावा क्षेत्र में क्या काम किया, बिल्कुल, और क्षेत्र के लोगों का दिल कैसे जीता। तो ये तो प्रतीत हुआ आज कि गोपाल जी ठाकुर ने दिल नहीं जीता है। यदि वो चुनाव जीतते भी हैं तो सिर्फ मोदी का नाम होगा, उनका कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कई अवसरों पर कि आपको नए पुराने उम्मीदवार को नहीं देखना, सिर्फ कमल छाप को देखना। हाँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर दरभंगा में कमल छाप ही है जी, यह कोई तीर नहीं है और कोई दूसरी पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि वहां अमित शाह को जाना होगा, नरेंद्र मोदी को जाना होगा, नरेंद्र मोदी को कहना होगा कि आप गोपाल जी ठाकुर को मत देखिए, आपका उम्मीदवार मैं ही हूं, मुझे ही वोट दीजिए। देखिए निश्चित रूप से आज की जो सभा के बाद में मिथिला की राजधानी है, हाँ, तो अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा अपना ताकत शक्ति झोंक देनी चाहिए, तभी जाकर के वहां पर एक अच्छे मार्जिन से जीत तो होगी। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, जीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लड़ाई भी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए पाटने के लिए आपको भाजपा को पूरी ताकत पूरी शक्ति यहाँ लगानी पड़ेगी गोपाल जी ठाकुर को जिताने के लिए, यह बात भी है। मतलब सांसद गोपाल जी ठाकुर नहीं, मोदी को लड़ना होगा, मोदी के नाम को लड़ना होगा, और फिर जो बीजेपी का संगठन है उसे लड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यह जो दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ ही नित्यानंद राय को भी पूरी ताकत वहां झोंकनी पड़ेगी, तभी जो है सो वहां पर वो समीकरण को साध सकेंगे जी। तो चलिए दरभंगा के बाद हम बात करते हैं महबूब अली कैसर के बारे में, जो खगड़िया के मौजूदा सांसद हैं। वे बेटिकट हुए, लोजपा ने टिकट नहीं दिया, कोशिशें की कांग्रेस से टिकट प्राप्त करने की, वहां से भी टिकट नहीं मिला, आरजेडी से टिकट प्राप्त करने की, वहां से भी टिकट नहीं मिला। तो अब वे आरजेडी में शामिल हो गए हैं, और महबूब अली कैसर ने शामिल होते ही कहा कि देखिए मैं आया हूं तो खगड़िया भी देंगे। बिल्कुल। तो रवि सर देखिए सबसे बड़ी बात है कि महबूब अली कैसर के पुत्र जो सो यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी में है, जिसमें बख्तियारपुर से विधायक है। बिल्कुल। तो वो तेजस्वी यादव के दोस्त भी हैं, और ऐसे में इनके लिए कंफर्ट हो गया कि दोनों पिता पुत्र एक ही दल में रहेंगे तो ये बेहतर कर पाएंगे। और जिस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम जो है सो इधर उधर जो जा रहे हैं, माने आरजेडी को छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे में इनका आना कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत वाली बात। अशफाक करीम छोड़ के चले गए, हिना साहब नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमने यह भी देखा रवि सर कि महबूब अली कैसर 2 दिनों पहले कह रहे थे कि मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता हूं, जो खगड़िया के बहुत प्रभावशाली लोग हैं और जो मेरे काम हैं वे लोग मुझे बुला रहे हैं कि आकर चुनाव लड़िए। लेकिन हमें लगता है कि सारा नफा नुकसान इन्होंने जोड़ा और इसके बाद समझा कि निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए आखिरी मंजिल उन्होंने आरजेडी में तलाश ली है। बिल्कुल इसी लिहाज से, और कहीं ना कहीं वह अब इसमें कंफर्ट रहेंगे, जैसे पिता पुत्र साथ में रहेंगे तो यह
आरजेडी के लिए प्रचार प्रसार करने में भी मजबूत मिलेगा और एक अल्पसंख्यक चेहरा भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 2 ही सीट आरजेडी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वह एक बड़ा चेहरा भी आरजेडी के पाले में आ जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है ना कि महबूब अली कैसे थोड़ा आराम तलब सांसद है, आराम में ज्यादा विश्वास करते हैं, निकलते कम है, धूप कम सेकते हैं, नवाब है, ठीक है। तो चलिए, महबूब अली कैसर के बाद पशुपति पारस और प्रिंस राज, रामविलास पासवान के भाई और रामविलास पासवान के भतीजे, आज उन्हें क्या याद आया? देखिए, जिस तरह से तेजस्वी की सभा में जी, जमुई में, वो भी जमुई में, जो चिराग पासवान का अभी तक वो सीट है जी, तो वो उस सीट पर जिस तरह से तेजस्वी की सभा में अपशब्द बिलो द बेल्ट जो बात की गई और संसदीय भाषा, चिराग की मां रीना पासवान के खिलाफ, बिल्कुल चिराग पासवान की माताश्री और उनके खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ, तो यह कहीं ना कहीं असहज सा बनता हुआ दिखाई पड़ा। और अब उसके बाद मजबूती के साथ उनके चाचा जो समस्तीपुर से उनके भतीजे प्रिंस राज और हाजीपुर से स्वयं अभी भी पशुपति पारस ही है, तो वह उनके स्टैंड लिया कि नहीं, यह इस पर कार्रवाई करनी, मेरी भाभी और मेरी बड़ी माँ के खिलाफ जो उनके, तो यह एक बड़ा बात एक दिखाई पड़ा कि अब परिवार जो है सो एकजुटता के साथ दिखाई पड़ रहा है इस एपिसोड के बाद। यह एक अच्छा है, राजनीति में एक सूचिता और एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है जी। मतलब परिवार में एकजुटता, मतलब जेपी नड्डा ने जो कोशिश की उसका रंग दिखने लगा और ये बेहतर है। और पशुपति पारस ने कहा भी था कि जरूरत होगी तो हम चिराग पासवान के लिए वोट मांगने जाएंगे, लेकिन अब तक चिराग पासवान ने मदद नहीं मांगी है चाचा की। बिल्कुल, चिराग पासवान चाहते हैं कि मैं अपने बूते हाजीपुर लड़कर दिखाऊं और जीत कर दिखाऊं, ताकि बाद में यह कहने को भी न रहे कि चाचा को बुलाना पड़ा था और प्रिंस को बुलाना पड़ा। लेकिन परिवार की बात हुई, परिवार में जब इस तरह से जब बात निकली है तो निश्चित रूप से चाचा भतीजा दोनों जो है सो मजबूती के साथ खड़े हो गए, तो यह एक अच्छा और शुभ संकेत है लोजपा के लिए, रामविलास पासवान के पूरे परिवार के लिए और एनडीए के लिए भी बिहार जी। तो चलिए देखिए, पशुपति पारस और प्रिंस राज के बाद हम चुनावी चर्चा की अंतिम कड़ी में आते हैं। गुलाब यादव ने भी आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया झंझारपुर में। सुमन महासेठ ने वीआईपी प्रत्याशी के तौर पर और गुलाब यादव ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर। वहां से देखिए, रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। तो यह माना जा रहा था कि आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। तो वीआईपी का खेल, सुमन महासेठ का खेल क्या बिगाड़ देंगे गुलाब यादव? देखिए, निश्चित रूप से गुलाब यादव के पास में वोट है जी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, और सुमन महासेठ के लिए परेशानी का सबब बन गया जी, क्योंकि वो देखिए, वो जिस तरह से उनकी बयान आया कि थाली में खाना छीन करके वो उसको वापस ले लिया गया, परोस दिया गया, मतलब टिकट का आश्वासन देकर टिकट नहीं दिया गया। तो यह एक बड़ी बात है और ये जनता में मैसेज भी चला गया। और उनकी पत्नी, हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, लोकल बॉडी से एमएलसी हैं, उनकी जो बिटिया है वह भी चेयरमैन है, तो यह एक वोट। अरे एक समस्या और है ना, सुमन महासेठ मूल रूप से संघी रहे हैं, बिल्कुल उनकी तस्वीरें वायरल होती रही है, हाफ पैंट वाली, लाठी वाली, शाखा में शामिल होने के रूप में कैसे शामिल होते रहे। तो जब वे वीआईपी में आए, इंडिया ब्लॉक में आए हैं और सीएए के पक्ष में बोलते रहे हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वे कैसे मुसलमानों के बीच जाकर वोट मांगेंगे जो व्यक्ति सीएए के पक्ष में बोलता रहा? देखिए, सबसे बड़ी वो तो बात है ही है ज्ञानेश्वर जी। एक बात और है कि वह जब एमएलसी भी जब थे तो भारतीय जनता पार्टी से ही वह एमएलसी, ये आरएसएस में तो जब भारतीय जनता पार्टी से कोई अगर एमएलसी होता है तो आरएसएस का बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो वह आरएसएस का बैकग्राउंड है। जो बात आप कह रहे हैं कि उनका पोस्ट जो है सो वायरल उनका था, हाफ पैंट काला पहने हुए, टोपी लगाए हुए, तो वह बात तो है ही है। तो ऐसे में अब कैसे वो वीआईपी मुसलमानों से जाकर वोट मांगेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। और है वो वीआईपी के उम्मीदवार थे, ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उम्मीदवार जो अपने आप को कह रहे हैं, तो वह कैसे वो मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक का वोट लेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए, तो देखिए, आज का चुनावी चर्चा यही हम खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।